पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मार्केट का फीलर लेते हैं। आज मार्केट थोड़ा सा ऊपर ओपन हुई, लेकिन वहां से फिर प्रेशर आया, फिर थोड़ा ऊपर आई, फिर नीचे, ऊपर नीचे होती रही और आखिरी आधे घंटे में इसने कोई 300-350 पॉइंट्स रिकवर किए। तो कल का प्रेशर आज कंटिन्यू रहा। गैस के बढ़ने की खबर आई तो जैसे मार्केट में अक्सर होता है, बाय ऑन रूमर और सेल ऑन न्यूज़, तो आज ऐसे ही हुआ। लेकिन आखिर में जो थोड़ा सा रिकवरी आई है, हो सकता है कल रिकवरी वापस कंटिन्यू रहे। सेलिंग थी आज ज़्यादा, आज सेलिंग ही महसूस होती रही, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं महसूस हुआ। एक दफ़ा वो सेलिंग जब एक जगह पे आके रुक गई तो फिर ऐसा लग रहा था ना कोई बायर है मार्केट में, ना कोई सेलर है। तो अब यहाँ से दो ही तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि एक दो दिन यहाँ पे कल से भी हो सकता है, या कल भी थोड़ा प्रेशर में रख के फिर वापस जो है ना 2-3 दिन की अपवर्ड मूव बन सकती है। और दूसरा तरीका ये होता है कि अगर उन्होंने यहाँ से इसको मार्केट को नीचे ले जाने का फैसला कर लिया हुआ है तो आहिस्ता आहिस्ता करके भी पॉइंट्स निकल सकते हैं कि जो एकदम महसूस ना हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत ज़्यादा कोई लंबी करेक्शन ना आए, बड़ी एक दिन में करेक्शन ना आए, लेकिन 100-100 200-200 पॉइंट्स करके। और फिर कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो पहले शेयर चल रहे थे वो नीचे आ जाएं और फिर कोई दूसरे ऊपर चले जाएं। तो इस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। तो सर्किट ब्रेकर देखें तो फिर काफ़ी सारी कंपनियां हैं। कोई बस कोई ख़ास काबिल ज़िक्र उस तरह नहीं है। वैसे कई कंपनियों को तो 500-500 के वॉल्यूम से कैप लग जाता है। वो होता है कि दो भाई मिलके दो अकाउंट से एक दूसरे को ही खरीद बेच लेते हैं तो ऊपर चला जाता है शेयर। लोअर कैप PHDL PMP के। अच्छा जी, आज रिजल्ट्स ज़्यादा आए, नई बोर्ड मीटिंग्स उतनी अनाउंस नहीं हुई, लेकिन WTL ने की, OGDC ने की, ओबॉय ने की और SHCM ने की। तो बारी बारी रिजल्ट्स को देखते हैं। ओलंपिया मिल्स, इनका कोई ख़ास रिजल्ट नहीं है, तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। आरिफ हबीब ग्रुप, यह जी आयशा स्टील, लॉस से ज़ीरो पे आए हैं, लेकिन कोई ख़ास नहीं है अभी ये। पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट्स पिछले साल 11 से 4 पे चले गए हैं। बायफो, इनका इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से रिज़ल्ट थोड़ा हल्का हुआ है, ये भी कोई ख़ास नहीं है, मतलब रेट के हिसाब से। इंटरनेशनल स्टील्स, इनका है जी EPS आया है 2.57। इसको देखते हैं कि इसका लास्ट क्या था। पिछले साल में 8 रुपये का EPS था और Q4 में 4 रुपये से ज़्यादा का था, और अब वो कम हो गया। उस हिसाब से रिज़ल्ट अच्छा हमारे मुताबिक नहीं है। गदून टेक्सटाइल, कुछ दिया दिलाया तो इस टाइम पे कम ही लोग देते हैं, और इस क्वार्टर में भी उनका अच्छा नहीं आया। टेक्सटाइल सेक्टर स्टिल इन प्रेशर, तो अभी भी वहाँ ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। बोलान कास्टिंग को ख़ास रिज़ल्ट नहीं है। TPL ट्रैकर, इसका भी ऐसी ही है। सर्विस ग्लोबल फुटवेयर, इसका रिज़ल्ट भी क्वार्टर में थोड़ा बेहतर है, लेकिन ओवरऑल कोई इतना अट्रैक्टिव नहीं है। GSK ग्लेक्सोस्मिथ, इनका रिज़ल्ट लॉस में है, छोड़ दें। निमर, इसका भी कोई ख़ास नहीं है। यूनिलीवर, ये तो बहुत हाई है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। रिज़ल्ट उस हिसाब से तो अच्छा है, लेकिन फिर भी बहुत ओवर वैल्यूड है। डिविडेंड भी देते रहते हैं, पर यील्ड इनकी कोई 2-3% ही बनती होगी, तो इसलिए इसको छोड़ देना चाहिए। क्लोवर, लॉस, कोई बिजनेस ही नहीं है इनका। FFBL, इसका आज रिज़ल्ट कोई अच्छा आया है। इसका देखें तो इस क्वार्टर में सेल्स भी डबल हुई हैं, और पहले दो क्वार्टर जितनी इस क्वार्टर में आई हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट भी तकरीबन पिछले दो क्वार्टर का मिला के इस दफ़ा ज़्यादा हुआ है। अब इसका हमें कोई हमारी इतना आइडिया नहीं है कि ये डॉलर की वजह से हुआ है, इन पे भी इम्पेक्ट आया है, या इनका बिजनेस अच्छा हुआ है, लेकिन इस क्वार्टर में 4 की EPS हो गई है। अब FFBL को अगर देखें, ये बड़े अरसे से ये लॉसेस में चल रहा था। अच्छा, अभी वैसे इस रिजल्ट का भी कोई इनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आया शेयर के ऊपर। पे आउट शेयर भी कुछ खास नहीं देते रहे, क्योंकि पिछले सालों में कई सालों से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो कहना मुश्किल है कि ये सिर्फ इस क्वार्टर में है, या अब ये कोई साल में कोई 10-12 रुपए का EPS कमाने जा रहे हैं आगे।
और अगर 6 महीने में देखें तो ये तो 11 रुपये तक भी गया है, तो वहां से तो काफी ऊपर वैसे आ गया जहां तक जा चुका था। इन्होंने यहाँ आउटलुक में ये बताया है कि अगर हुकूमत गैस प्रोवाइड करती रहे विंटर सीजन में और डॉलर यहाँ पे स्टेबल रहे तो इनकी Q4 की परफॉर्मेंस Q3 जैसी हो सकती है। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि गैस की क्या अवेलेबिलिटी होती है और प्राइस इंक्रीज होती है इनके लिए, तो वो भी इनको इम्पैक्ट कर सकता है। और इन्होंने ये भी बताया है कि इन्होंने अपनी कुछ होल्डिंग्स थी इनकी फौजी मीट की होल्डिंग थी, वो उन्होंने फौजी फाउंडेशन को बेच दिया है, तो उससे इनका कैश फ्लो अच्छा हुआ है। फाइनेंस कॉस्ट भी थोड़ी सी कम हुई है। पहले 2 क्वार्टर्स में एक्सचेंज लॉस भी काफ़ी हुआ है इनको, जो इस क्वार्टर में नहीं हुआ। तो उस हिसाब से ईयर एंड पे हो सकता है ये थोड़ा पॉजिटिव में आ जाएं। तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने ब्रोकर से कंसल्ट कर लें और इसके फ्यूचर आउटलुक पे, क्योंकि इसका भी हमारे लिए प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन इसमें बेहतरी आती नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि अगले आने वाले क्वार्टर्स में शायद ये कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन इसका जो है आप बेहतर यही है कि आप अपने ब्रोकर से कंसल्ट कर लें इसके लिए, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो। उसके बाद है जी पाकजन पावर का रिजल्ट आया, इसको देख लेते हैं। तो इन्होंने डिविडेंड एक्सपेक्ट कुछ नहीं था इनसे, मार्केट में एक्सपेक्टेशन हो तो पता नहीं, लेकिन हमारी तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अगर इनका देखें कि इनका सेल्स थोड़ी ज़्यादा हुई पिछले 2 क्वार्टर्स के मुकाबले में, ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ, ज़्यादा कम नहीं हुआ। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, तो वो भी थोड़ा सा कम हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 4.3 काफ़ी अच्छी ईपीएस आई है। और 9 महीने की ईपीएस 13.66, और इस हिसाब से चलता रहा तो 17-18 रुपए की ईपीएस है। तो उस हिसाब से प्राइस इसकी थोड़ी ज़्यादा है बाकी पावर कंपनीज के मुकाबले में, लेकिन फिर भी इस तरह की ईपीएस आ रही है तो फिर तो ये इस रेट पे भी अच्छा है। लेकिन सिर्फ इनका मसला ये है कि इन्होंने जो 15 रुपए का डिविडेंड इन्होंने और एलपीएल ने दिया, तो इस निषाद ग्रुप का पता कोई नहीं होता कि बीच में एक अच्छा खासा डिविडेंड दे देते हैं, फिर कोई पता नहीं अगले 5-6 क्वार्टर्स में डिविडेंड ही कोई ना दें। तो वो एक इनका सिर्फ एक अनसर्टेनिटी इनकी होती है कि जब उनका दिल करे छप्पड़ फाड़ के दे देते हैं, और वरना कुछ भी नहीं देते। तो इसलिए कह नहीं सकते कि ईयर एंड पे और या अगले साल पहले क्वार्टर में कब देंगे दोबारा डिविडेंड, देने को दे सकते हैं, पैसे तो इनके पास अच्छे खासे हैं, पर ये पता नहीं देंगे कि नहीं। और क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा रहा है कि पीकेजीपी और एलपीएल एक ही जैसा डिविडेंड देते हैं, तो अब ये देखें कि पीकेजीपी इसकी 37.4, ये मतलब नेगेटिव नहीं हुआ इतना ऊपर रह के भी, लेकिन एट द सेम टाइम एलपीएल जो है मतलब इतनी एक ये बगैरती ही है, इसकी वजह से एलपीएल नीचे चला गया, क्योंकि लोगों को पता है एलपीएल भी डिविडेंड नहीं देगा, पीकेजीपी ने नहीं दिया तो एलपीएल भी नहीं देगा। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि एलपीएल उसके मुकाबले में रेट कितना कम है। ठीक है, अगर आप इसकी क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें तो अगर उसका ईपीएस 4.5 है तो इसका भी 3 है, इसका कोई बहुत ज्यादा कम तो नहीं है, और उस हिसाब से इसका रेट बहुत ही लो है। लेकिन वही बात है कि जैसे पिछले साल भी अगर देखें तो एलपीएल जो है पूरे साल में जो है 17 रुपए से ऊपर नहीं गया था। ठीक है, और 12.75 तक भी गया, और फिर वहां से ये है जून 21 में, और वहां से 2 महीने में ये 32 रुपए पे गया। वो 15 रुपए की खबर, जारी बात है कुछ लोगों को पता थी तब इतना ऊपर गया। कहने का मकसद ये है कि ये शेयर काफी अच्छा है। अगर ये यहाँ से इनकी जो हिस्ट्री रही है, 3 रुपए का डिविडेंड भी साल में दे रहे हैं, अगर 3 रुपए का डिविडेंड भी दे तब भी डिविडेंड यील्ड 20% बनती है, इतना अच्छा ये शेयर है। लेकिन कई दफा ये ऐसे शेयर्स को जो है जान के पूरा साल फंसा के रखते हैं, ताकि आपके और हमारे जैसे लोग इसमें से निकल जाएं और फिर वो उसमें मूव बनाएं। तो हमें तो इसमें अगेन जैसे हमने आपको बताया ना, हमने तो इसको यहाँ पे जब नीचे गया था हमने वहां पे भी बाय किया, अब जब ऊपर 16 साढ़े 16 तक गया था हमने थोड़ा थोड़ा वहां पे बेचा भी, और अब ये जब नीचे अगर और आएगा तो फिर हम थोड़ा थोड़ा और खरीद लेंगे जो बेचा था हमने। लेकिन और हमने तो इसको रखा ही 1 साल की प्लानिंग के साथ था,
कि अब इसको हम अगले अगस्त तक, अगर इसमें मूव नहीं भी बनती तो हम अगले अगस्त तक भी इसका वेट करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं, लोग टेंशन में आ जाते हैं, शेयर क्यों नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, और तंग आके उसको एक दिन बेच देते हैं, और फिर जब वो चलता है तो उनको समझ ही नहीं आती हो क्या गया है। तो ये बस ऐसे ही है स्टॉक मार्केट में। कहने का मकसद ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इस रेट पे अगर आपने ख़रीदा हुआ है या इस रेट से ऊपर भी ख़रीदा हुआ है, इस शेयर में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो हमने तो आपको बताया हुआ है कि हमें तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। यहाँ से नीचे गया तो हम थोड़ा थोड़ा और ख़रीद लेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं हम थोड़ा थोड़ा बेचते भी जाते हैं, क्योंकि हमने इसमें रीज़नेबल इन्वेस्टमेंट की हुई है। 1 साल का हमने इसमें टाइम फ्रेम बना के इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। आप अपना अपना फैसला खुद करें, क्योंकि हो सकता है ये अगले 8-9 महीने प्रेशर में ही रहे, इसको रखें प्रेशर में। और ये भी हो सकता है कि अगर आप लोग जल्दी बेच के निकल जाएं, आप लोग से मुराद जब छोटे इन्वेस्टर, अगर वो जल्दी तंग आ जाएं इससे, तो वो अगले हफ्ते भी इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। तो वो बस इंतजार कर रहे होते हैं कि कब आप निकलेंगे, और हमारा तो इसमें से निकलने का कोई इरादा नहीं इस वक्त। अब है जी एंग्रो का रिजल्ट। एंग्रो 4 रुपये का डिविडेंड दिए, इंटरिम पे 42 रुपये का दिए, क्योंकि वो पहले ही वो इतना ज़्यादा इस साल दे चुके हैं, इसलिए उम्मीद तो कोई नहीं थी कि ज़्यादा देंगे। 4 रुपये भी शायद उन्होंने ज़्यादा ही दे दिए, तो अगले साल ही अब इनसे कोई ज़्यादा डिविडेंड की उम्मीद होगी। हाँ, ये अपना एनर्जी का कोई सोलर का पोर्शन कोई बेचने चाह रहे हैं, अगर वो बिक गया तो किसी टाइम पे डिविडेंड आ भी सकता है। अब ये इनका ईपीएस यहाँ पे आ रहा है, इस क्वार्टर में डबल हो गया है, 22 है और 9 महीने में 41। लेकिन यहाँ से आपने गलतफहमी का शिकार नहीं होना, ये कंसोलिडेटेड हैं। असूली तौर पे कंपनियों को पहले अनकंसोलिडेटेड रिजल्ट्स दिखाने चाहिए और फिर कंसोलिडेटेड, क्योंकि देखें कंसोलिडेटेड तो होता है ना कि जो 5-6 कंपनियां हैं उनका मिला के रिजल्ट क्या रहा, लेकिन एंग्रो अगर अपने शेयर होल्डर्स को कुछ बांटेगी तो वो जो अनकंसोलिडेटेड में आ रहे होंगे पैसे वो उनमें से बांटेगी। तो अनकंसोलिडेटेड को अगर देखें तो इनका कोई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है। 7 रुपये की ईपीएस इस क्वार्टर में और 3 क्वार्टर्स में 24 रुपये की है। और अगर इन्होंने इस साल ज़्यादा डिविडेंड दिया है, 46 रुपये का डिविडेंड दे चुके हैं, तो असल में वो जो पुराने पैसे अपने पास जमा करके रखे हुए थे वो उनमें से उन्होंने दिए थे। लेकिन ज़रूरी नहीं ऐसा हर साल करें, लेकिन अगर उनका मूड हो तो कर भी सकते हैं। कहने का मकसद है कि पिछले साल 9 महीनों में इनकी ईपीएस थी 27 रुपये और इस साल 24 है, तो थोड़ा इनका बिजनेस कम हुआ है। इस चीज़ को बस ध्यान में रखिएगा। अब हम आज एक ना शेयर के बारे में देख लेते हैं, PHDL, कि इसमें क्या हुआ। इस पे हमने पहले कुछ ना कुछ बात की हुई है। आज तो इसको ऐसे लोड लॉक लगा है, लेकिन अगर इसका हम पिछले 6 महीने का देखें ट्रैक, लेकिन ये शेयर कहीं पे ना 83 पे ट्रेड कर रहा था और वहां से ये उठ के जो है 523 तक गया है, इसका हाई लगा है। और यहाँ पे आके मतलब सीधा टॉपो टॉप ये गया था यहाँ पे 276, और वहां पे आके थोड़ा सा इसमें बाइंग सेलिंग हुई थी, वहां पे रुका था, शायद थोड़ा बहुत नीचे भी रहा, लेकिन वहां से इसने जिसे कहते हैं ना सा लिया, और फिर उसके बाद फिर इसने वहां से फिर तकरीबन अपने डबल पे चला गया और अब यहाँ पे आके थोड़ा सा रुक गया है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें असल में तो हुआ ये कि इनका ये कुछ इंफॉर्मेशन इनकी खोल लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक, ये सितंबर 25 की इंफॉर्मेशन है। उन्होंने कहा सितंबर 25 को कि कोई ऐसा यूटी ट्रस्ट जो है ना उसने इंटरेस्ट शो किया है कि वो जो है ना ये होटल की ये असल में ये एक होटल ऑपरेट कर रहे हैं, रीजेंसी प्लाजा है आई थिंक कराची में कहीं पे, तो वो जो बिल्डिंग है वो खरीदना चाहते हैं। और ये जब 25 सितंबर को आया तो आप ये देखें, ये सिर्फ हम लर्निंग के लिए बात कर रहे हैं, तो ये 25 सितंबर को पहले ही 220 तक जा चुका था 70-80 से, यानी कि ये खबर लीक हो गई, या जिन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी, यानी कि एसआईयूटी ने जब इंटरेस्ट शो किया, वो पहले डिस्कशंस चल रही होती हैं, तो या तो कोई ऐसे लोग जो एसआईयूटी से रिलेटेड हैं या कोई ऐसे लोग जो इस होटल से रिलेटेड हैं, उन्होंने ही इसकी शेयर्स की बाइंग पहले शुरू कर दी होगी। वो जाहिर बात है वो डायरेक्टर्स वगैरह वो नहीं कर सकते, उनको अनाउंस करना पड़ता है, तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों से करवा लिया होगा, या बात किसी स्टाफ से भी लीक हो सकती है। तो इस तरीके से जब खबर आई तो ये पहले ही तकरीबन 80 से 220 तक पहुंच चुका था। तो इस खबर के बाद जो है क्या हुआ, लेकिन इसको फिर रुका नहीं वहां पे,
फिर वो खबर आई कि वो हाँ वो ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं। और इस पे हमने ये कहा था कि भाई ये असल में जो है ना, स्टॉक मार्केट में यू नेवर नो। बात ये है कि अगर कोई कंपनी किसी कंपनी को खरीदना चाहे ना, तो सबसे पहले आपने देखना होता है कि उस कंपनी की बुक वैल्यू क्या है, क्योंकि वो कंपनी जो है आमतौर पे फिर इस तरह बुक वैल्यू के ऊपर खरीदती है। और दूसरी चीज ये होती है कि कई दफा वो बुक वैल्यू भी रीवैल्यूड नहीं हुई होती, वो पुराने जो 20 साल पुराने एसेट्स हैं उन्हीं की वो कॉस्ट अकाउंट्स में आ रही होती है, वो रीवैल्यूड नहीं हुए होते। तो वो बुक वैल्यू से भी उसकी असल वैल्यू ज्यादा होती है। जैसे शेल के केस में शेल की बुक वैल्यू तकरीबन 45 थी, लेकिन लोगों का बाद में जब वो इतना ऊपर चला गया, फिर लोगों की असेसमेंट सामने आई है कि इसके जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू, असल वैल्यू 45 नहीं है, उसकी वैल्यू ज्यादा है, वो बुक्स में रीवैल्यूड नहीं हुए हुए, इसलिए वो यहाँ इतना ऊपर आ गया। इसी तरह अगर पार्क सुजुकी की बात करें, पार्क सुजुकी की जो बुक वैल्यू नजर आ रही है वो 120 रुपए है, लेकिन लोगों का ये ख्याल है कि उसके जो एसेट्स हैं उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा है, और अभी तक उसमें कैप खत्म नहीं हो रहे। तो सबसे पहले तो देखना होता है कि इसकी बुक वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जी, SCS ट्रेड की साइट पे जाते हैं, ठीक है, PHTL, इसकी बुक वैल्यू है जी 542 रुपए। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर कोई कंपनी इनके एसेट्स को, एक ही होटल है ना, वो तमाम एसेट्स मेजर एसेट्स वही हैं, वो खरीदना चाहती है तो वो कम से कम 540 रुपए पे खरीदेगी। ठीक है, लेकिन हमने इसमें क्यों खुद वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं की और हमने लोगों को इससे मुहतात रहने का कहा था? उसकी वजह यह है कि स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता था कि भाई ये जो खबर है यही बाद में पता लगता कि झूठी निकली है, कि SIUT ने ये इंटरेस्ट शो किया है, लेकिन बाद में खबर आ जाती कि उन्होंने इरादा बदल लिया है। तो इसकी क्योंकि अर्निंग को खास नहीं हो रही थी, अगर ऐसी खबर आती तो इसको फिर जिस तरह अपर कैप्स लगे हैं लोअर कैप्स भी लगते। फिर इसमें ये भी हो सकता था कि वो SIUT इंटरेस्ट अपना शो कर रहे हों, लेकिन जो होटल वाले हैं वो कहें कि जी जो SIUT ने प्राइस प्रपोज की है वो होटल वालों को मंजूर ना हो, तो फिर ये डील कैंसिल हो सकती थी, और फिर जिस तरह ऊपर गए उसी तरह नीचे भी आ सकते थे। तो इसलिए बेहतर यही था इसको अवॉइड किया जाए। अगर तो किसी को यहाँ 80-90 रुपए पे पता लग जाता तो उस वक्त इसकी बाइंग बन सकती थी, तो बाद में ये रिस्क ज्यादा था। वैसे तो अगर देखें 270 पे हमने इसकी, आपको अगर हमारी डेली वीडियोस देखते हैं आपको याद होगा हमने बात की थी, और उस टाइम पे इसको लॉक नहीं लगा हुआ था, तो वहां पे भी लिया होता तो देखें तकरीबन डबल हो गई होती। लेकिन बात वही है कि बात सिर्फ ये नहीं है कि हमने डबल करनी है अपनी इन्वेस्टमेंट, हमने अपने पैसे को बचाना है, वो पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और अगर रिस्क लेना भी है तो वो सोच समझ के हमें लेना पड़ेगा, और उतना ही जितना हम नुकसान बर्दाश्त कर सकें। फिर उसके बाद अक्टूबर 11 को इनका लेटर आया जिसपे उन्होंने ये कहा कि जो 14.5 बिलियन जो है वो टोटल उन्होंने प्रपोज की है वैल्यू, वो जो इसको खरीदेंगे। तो अगर आप 14.5 बिलियन को आप ये इनके 18 मिलियन से डिवाइड करें, तो वो पर शेयर वैल्यू निकल आएगी कि वो कितने का ये इनकी कंपनी बिकेगी। जो बाकी छोटे मोटे एसेट्स हैं, मतलब मेन यही है, तो हम वो डिवाइड करें तो वो बनता है 805 रुपए। ठीक है, तो एकदम आप सोच रहे होंगे कि यार 805 रुपये अगर मिलेंगे इनको, तो उस हिसाब से तो ये 480 बड़ा कम है। लेकिन असल में जब इनको 805 मिलेंगे, और इसकी कंपनी की जो इसके होटल की जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम है बुक्स में आ रही ना, और अगर उसको रीवैल्यूड भी किया होगा तो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर टैक्स नहीं कटता, वो रीवैल्यूड सिर्फ बुक्स में नजर आ रहा होता है। तो आप यही समझ लें, एक एस्टिमेशन के हिसाब से समझ लें कि ये जो 805 रुपये हैं, ये इनको जो है ना इसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी का गेन है। और जो हमें याद पड़ रहा है, इस कंपनी के ऊपर जो टैक्स रेट है वो 29% है। तो अगर आप इसको 29% से रिड्यूस करें तो ये बनता है 571 रुपये पर शेयर। तो हमें ये समझ आ रही है कि इसमें जो है 571 रुपये पर शेयर ये सबको ये मिलेंगे कंपनी को। और फिर वो, अब हमें नहीं पता कि वो यहाँ से इसको लिक्विडेट कर देगी या डिविडेंड के तौर पे पहले ये शेयर होल्डर्स में तकसीम करेंगे, इसमें से कुछ पैसे रख के अपने जो नॉर्मल थोड़े बहुत डे टू डे एक्सपेंसेस निकाल के कुछ, क्योंकि जाहिर बात है उसको खत्म करने के लिए भी तो कुछ चाहिए होंगे ना। या हमें ये भी नहीं पता कि क्या वो इस पैसे से एक नई किसी और जगह पे होटल खरीदना चाहते हैं, ये भी नहीं पता। ठीक है, बस उन्होंने एक और अब फाइनल जो नोटिस दिया है, वो उन्होंने अपनी EOGM रखी है 6 नवंबर को, जिसमें वो शेयर होल्डर से अप्रूवल लेंगे इसका, इस ऑफर का। ठीक है, कि इसको हम एक्सेप्ट करें कि ना करें। अब देखें,
इस लेवल तक ये पहुंच गई ये डिस्कशन ना, तो हमें नहीं लगता कि अब इसमें कोई डाउट्स हैं कि अब इसमें जो है ना ये शेयर होल्डर इसको डिसअप्रूव करेंगे, लेकिन कर भी सकते हैं। हम ये सारी आपको बात इसलिए नहीं कर रहे कि हम आपको ये कह रहे हैं कि भाई 480 पे खरीद लेना चाहिए। हम सिर्फ इसको एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं कि इस शेयर में क्या हुआ और उसके पीछे क्या रीजंस थे और उसकी वैल्यूज किस तरीके से डिटरमिन हो रही हैं और कहाँ पे उसमें फायदा या नुकसान लोगों को हुआ। क्योंकि देखें, बात वही है कि नंबर वन बात यह है कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग में भी कोई शेयर होल्डर जो मेजर शेयर होल्डर है वो उठ के कह दे कि हमने नहीं बेचना। होने को हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो कि हो ही नहीं सकता, लेकिन चांसेस कम है, फिर भी होने को हो सकता है। नंबर वन, ऐसा हुआ तो फिर ये 80 रुपए पे आ जाएगा। नंबर टू, अगर वहां पे पता लगे कि भाई इन्होंने बेचने का फैसला कर दिया है, लेकिन ये पैसे ये शेयर होल्डर्स में बांटेंगे नहीं, बल्कि उन पैसों से किसी हल्की जगह पे, सस्ती जगह पे ये नया होटल कंस्ट्रक्ट करने का प्लान बना लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि शेयर होल्डर्स को कोई फायदा नहीं होगा, उनको कोई पैसे नहीं मिलेंगे, ये शेयर फिर 80 पे आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो उस हिसाब से इट्स स्टिल रिस्की, इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन पॉइंट सिर्फ ये है कि हमें जहां पे हमें समझ आ सके, हमें समझना चाहिए कि किसी कंपनी में अगर कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, उसकी वैल्यूएशन किस तरह हो रही है, ये किस तरीके से लोगों ने डिसाइड किया कि लॉक लग लग के उसकी वैल्यू कहाँ तक जानी है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हमारे सामने आती है तो हम उसको असेस कर सकें। ये और बात है कि ऐसी पॉसिबिलिटी जब भी आती है तो वो फायदा उन्हीं को होता है जो पहले से उस शेयर में बैठे हों, क्योंकि फिर कई दफा आपको बाइंग करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन फिर भी अगर कहीं पे वो जाके सांस ले, वो शेयर रुके 4-5 लॉक्स लगने के बाद, तो फिर क्या ये तो फिर ये फैसला कैसे किया जाए कि क्या वहां पे भी उसमें बाइंग बन सकती है कि नहीं। उसके लिए फिर ये वर्किंग इस तरीके से होनी चाहिए कि अगर कोई कंपनी में इस तरह कभी भी कोई बेचने का सीन हो, कोई खरीदने का सीन हो, तो उसकी वैल्यूएशन को थोड़ा बहुत अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है। तो ये था जी आज का सेशन। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है गैर ज़रूरी और मनफी कमेंट से गुरेज किया जाए। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।